स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास का जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो अभी पेपर हुआ है, मॉर्निंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। 17 अक्टूबर है आज, और आज ये जो एग्ज़ाम हुआ है उस क्वेश्चन पेपर के आंसर की को हम देखने वाले हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों का जो पेपर है बहुत अच्छा गया होगा, मेरे को पता है। अब जिन स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम है अच्छा नहीं गया है उसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि भाई उन्होंने खुद से मेहनत नहीं किया बिल्कुल भी। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि उन्होंने रोशन सा स्टडी पॉइंट की वीडियो को नहीं देखी। ठीक है, अगर आप लोग रोशन सा स्टडी पॉइंट की सारी वीडियो को भी देख लेते तो आपका एग्जाम बहुत ही मस्त जाने वाला था। और इसके अलावा अगर आप सेल्फ स्टडी भी करे होते, खुद से मेहनत किए होते, खुद से नोट्स बनाए होते, बुक वगैरह रीड किए होते, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाता। वैसे क्वेश्चन पेपर जो था वो काफ़ी ज़्यादा आसान था। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि मतलब ज़्यादा घुमा फिरा के पूछा गया, और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रखे थे। अब देखिए मिड टर्म ऐसे तो आपको भाई पता है मार्क्स लगने वाले नहीं है, सीधा हमारे बोर्ड के मार्क्स लगेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल में आपको यार 20 में से 20 नंबर चाहिए, तो इसके लिए मिड टर्म में, प्री बोर्ड में, यूनिट टेस्ट में आपका प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। जब भी जाके आपको जो प्रोजेक्ट वर्क वगैरह है मतलब वो सारा कुछ आप अच्छे से करके रखेंगे, और मिड टर्म वगैरह में आप नंबर लेकर आएंगे, जो भी आपका प्री बोर्ड होगा उसमें नंबर लेकर आएंगे, तो आपको पूरे 20 में से 20 प्रैक्टिकल में दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे पैराग्राफ लगभग 3 से 4 पैराग्राफ दे रखे हैं, और वहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ रखा है। तो देखिए पैराग्राफ को हम रीड करते हैं। क्या है कि विश्व राजनीति के लिए पानी एक और महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व के कुछ भाग में साफ पानी की कमी हो रही है। साथ ही विश्व के हर हिस्से में स्वच्छ जल जो है वो समान मात्रा में उपलब्ध नहीं है ना। इस कारण संभव है कि साझे जल संसाधन को लेकर पैदा मतभेद 21वीं सदी में फसाद की जड़ साबित हो। इस जीवनदायी संसाधन को लेकर हिंसक संघर्ष होने की संभावना है, और इसी को इंगित करने के लिए विश्व राजनीति में कुछ विद्वानों ने जल युद्ध शब्द गढ़ा है। ठीक है, ये पैराग्राफ है, इसके आधार पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चलिए अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश में किस महत्वपूर्ण संसाधन की चर्चा की गई है। तो सिंपल से आंसर यार, जल संसाधन की बात की जा रही है। ऑप्शन बी आपका क्या है यहाँ पे सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल युद्ध की संभावना का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन पढ़ लो, जल का प्रदूषित होना, पानी का भूमिगत होना, पानी का खारा होना, विश्व की हर भाग में शुद्ध पानी का समान मात्रा में उपलब्ध ना होना। देखिए अगर पानी प्रदूषित है तो उसको हम साफ करके पी सकते हैं, है ना। इसके अलावा पानी का भूमिगत होना, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं भाई, भूमिगत मतलब है जमीन के नीचे पानी का जाना। अब उसको हम निकाल सकते हैं, है ना। खारा पानी को भी हम शुद्ध कर सकते हैं, वैसे चाहे तो उसको भी पी सकते हैं हम शुद्ध करके। लेकिन ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही होगा, क्योंकि दुनिया के हर हिस्से में पानी बराबर नहीं है ना। बहुत सारे हिस्सों में पानी का अभाव है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे देश जिनके बीच जल के लिए हिंसक संघर्ष हुए। तो देखिए जॉर्डन, सीरिया और इजराइल के बीच में पानी को लेकर युद्ध हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीरिया और इराक के बीच किस नदी पर बांध के निर्माण को लेकर संघर्ष है। तो दजला नदी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दजला नदी के बांध निर्माण को लेकर दोनों देशों के बीच में क्या है, संघर्ष है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे रखे थे इस पैराग्राफ में। ठीक है, अब हम अगले पैराग्राफ की बात करते हैं। अगला पैराग्राफ क्या है, देखिए आज़ादी के बाद के पहले दशक में विकास के सवाल पर खूब बहस हुई। उस वक्त लोग विकास की बात आते ही पश्चिम का हवाला देते थे कि विकास का पैमाना पश्चिमी मुल्क है। आज भी एक अर्थ में हम इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं। विकास का अर्थ था ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना, और आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। ठीक है, ये आपका पैराग्राफ हो गया। अब आपको आंसर देना भाई। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, आज़ादी के बाद के पहले दशक में किस सवाल पर बहस हुई। तो देखिए आज़ादी के साल के बाद ज़्यादातर जो हमारे मतलब नेताओं में जो बहस हुई थी वो विकास को लेकर थी। और विकास कैसा होना चाहिए, नियोजित विकास। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला देखो ऑप्शन क्या दे रखा है, आज़ादी पाने के तरीके पर, आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक स्थापित करने पर, ठीक है, आज़ादी के बाद नियोजित विकास पर, या फिर आज़ादी के बाद पाकिस्तान में आए लोगों के पुनर्वास पर। तो पैराग्राफ को पढ़ने को तो भाई हमें पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमें ऑप्शन सी ही सही नज़र आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1950 के दशक में विकास के पथ पर कौन से देश अग्रसर थे।
तो मतलब 1950 के बाद अगर हम बात करें तो पश्चिमी देश जो है, जैसे कि यूरोप के जो देश थे, पश्चिमी यूरोप के देश थे, अमेरिका जैसे देश जो पश्चिमी देश माने जाते हैं, वो विकास के रास्ते पर अग्रसर थे, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी देशों की तरह भारत को औद्योगिक देश बनाने के पीछे क्या उद्देश्य थे? ठीक है, तो औद्योगिक देश बनाने का पीछे का क्या उद्देश्य है? पश्चिम की नकल हम क्यों कर रहे थे? ताकि हम अपना विकास कर सकें, है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या है, सही है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, आज़ादी के समय भारत ने अर्थव्यवस्था के विकास का कौन सा मॉडल अपनाया? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो ए लगा रखा है ये सही नहीं है, गलत आंसर है। ठीक है, आज़ादी के समय भारत ने अर्थव्यवस्था के विकास का कौन सा मॉडल अपनाया था? तो मैं आपको बता दूं कि उसने पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिला जुला जो मॉडल था, यानी कि मिश्रित मॉडल अपनाया था। कौन सा मॉडल अपनाया? मिश्रित, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी आपका क्या है, सही है। ठीक है, और पूंजीवाद में क्या होता है कि सारे संसाधन निजी हाथों में होता है ना, यहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में नहीं होगा। समाजवाद में पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था में सरकार का ही दखल अंदाजी होता है, सरकार ही अर्थव्यवस्था को चलाती है ना। तो यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत ने अपनाया था, ये ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ है, निम्नलिखित गद्यांश का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक है, सीधा हम गद्यांश को पढ़ते हैं। तो गद्यांश क्या दिया गया है कि रूस अपने विघटन से पूर्व सोवियत संघ का बृहद भाग था। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस यूएसएसआर के मजबूत उत्तराधिकारी के रूप में उभरा। रूस की जीडीपी इस समय दुनिया में 11वें स्थान पर है। रूस के पास खनिज, प्राकृतिक संसाधन और गैस के भंडार है जो इसे वैश्विक दुनिया में एक शक्तिशाली देश बनाते हैं। इसके अलावा रूस एक परमाणु राज्य है। इसके पास परिष्कृत हथियारों का विशाल भंडार है और रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे हम P5 के नाम से जानते हैं, का एक स्थायी सदस्य है, यानी कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी रूस है। तो ये पैराग्राफ हो गया। अब आंसर क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया कि सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस उसका उत्तराधिकारी देश कौन सा था, है ना। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है कि भाई सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का जो सोवियत संघ है उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो रूस बना था। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि जो G5 है, G5 में क्यों शामिल किया गया, मतलब कि रूस को G5 में क्यों शामिल किया गया। तो देखो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए देश की? देश क्या हो, विशालकाय हो, मतलब भू क्षेत्र के मामले में बड़ा हो, आबादी भी ज़्यादा हो। इसके अलावा रूस की अगर हम बात करें तो सैन्य मामले में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, उसके पास विशाल मात्रा में खनिज और परमाणु हथियार मौजूद थे। ठीक है, एक शक्तिशाली देश था, शक्तिशाली राष्ट्र था और तेज गति से विकास भी कर रहा था। तो इस कारण उसको G5 की मतलब P5 की सदस्यता मिल गई। मैं जी बोल रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहूँगा, P5 की सदस्यता मिल गई थी। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन इसी में दे रखा है कि उदाहरण सहित सिद्ध कीजिए कि रूस को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की श्रेणी में क्यों माना जाता है। तो बहुत सारे कारण आप बता सकते हैं, आसान क्वेश्चन था यार, है ना। रूस के पास परमाणु हथियार है, सैन्य मामले में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, नए नए हथियार बनाता रहता है। आर्थिक रूप से बात करें तो दुनिया में 11वें स्थान पर इसकी अर्थव्यवस्था आती है, तो इस कारण भी वो शक्तिशाली है। ठीक है, और सुरक्षा परिषद में क्या है, स्थायी सदस्य की सदस्यता भी लिया हुआ है, तो इस कारण भी हर एक मामले को क्या कर सकता है, चुनौती दे सकता है। दुनिया के वैश्विक स्तर के हर एक मामले को बदलने की क्षमता रूस रखता है। ये पॉइंट आप बता सकते थे। आगे बढ़ते अगले पैराग्राफ को हम देखते हैं। अगला पैराग्राफ है, निम्नलिखित गद्यांश का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। फिर से गद्यांश है, चौथा गद्यांश है। ठीक है, तो गद्यांश पढ़ते हैं। गद्यांश है, आज़ादी के बाद से श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंहली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वाला दबदबा रहा। ठीक है, ये श्रीलंका की कहानी बता रहे हैं यहाँ पे। यह लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आ बसे एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ है। तमिलों का बसना श्रीलंका की आज़ाद होने के बाद भी जारी रहा। सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगों का ही है। तमिल के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई। तो श्रीलंका की कहानी है भाई, जातिगत जो वहाँ पे भेदभाव हुआ था, है ना, उसके ऊपर आधारित था। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका की आज़ादी का वर्ष तथा पूर्व नाम लिखिए। मतलब श्रीलंका का आज़ादी वर्ष क्या है, कब आज़ाद हुआ था, और उसका पूर्व नाम भी बताना। देखिए श्रीलंका जो है वो 1948 में आज़ाद हुआ था, हमसे एक साल बाद। उस समय उसको सिलोन के नाम से जाना जाता था। तो ये आंसर हो जाता है आपका इसमें। उसके बाद है,
इस देश में उग्र तमिल राष्ट्रवाद का आवाज बुलंद करने वाले संगठन का नाम लिखिए। तो उस संगठन का नाम क्या है? लिट्टे, है ना, क्या है? लिट्टे, जिसका फुल फॉर्म क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ये इसका आंसर होना था। ठीक है, सॉरी। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। श्रीलंका की अंदरूनी समस्या के समाधान में भारत की क्या भूमिका रही? देखिए यार, भारत ने मतलब उसकी समस्या के समाधान के लिए विशेष भूमिका निभाई। और आपको पता है कि जो तमिल लोग थे वो भारत से ज़्यादातर तमिल लोग भारत से ही वहाँ पे गए थे, ब्रिटिश राज में, है ना, काम करने के लिए बगानों में लेके जाया करते थे इनको। तो भारत ने क्या किया था, आपको पता है, वो 1987 के आसपास मतलब शांति सेना भेजी थी, है ना। ठीक है, तो शांति सेना जब भारत ने भेजा, तो वैसे तो आपको पता है कि वहाँ पे क्योंकि तमिलों की समस्या के समाधान के लिए भेजा गया था, लेकिन ये शांति सेना अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पाई। ठीक है, और उसको वापस आना पड़ा क्योंकि वहाँ के लोगों ने और मतलब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि उसने समाधान के लिए शांति सेना भेजी थी, लेकिन शांति सेना उस लक्ष्य में असफल नहीं हो पाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्र आधारित क्वेश्चन है। तो चित्र आधारित क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, किसका प्रतीक चिन्ह है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। क्वेश्चन देखते हैं, चित्र आधारित क्वेश्चन, हाँ ये दिया गया है। पहले तो ऊपर एक क्वेश्चन है, यह चित्र किस संगठन से संबंधित है? तो आप यूएनओ बताएंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है ना। इसके बीच में कहाँ का मानचित्र दिया गया है? तो भाई इसमें विश्व का मानचित्र है। 2 नंबर आपके फ्री के मिल गए। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में दी गई पंक्तियां किस वृक्ष की है? तो भाई ये जैतून का जो वृक्ष है ना, जैतून की पत्तियां है ये। ठीक है, और आगे है, यह पत्ती किस बात का प्रतीक है? तो ये जो पत्ती है वो विश्व को एकजुट करने का प्रतीक, एकता का प्रतीक हम कह सकते हैं, एकता का प्रतीक इसको माना जाता है। ठीक है, और शांति का प्रतीक, एकता और शांति दोनों का हम प्रतीक यहाँ पे बता सकते हैं। शांति और एकता का प्रतीक इसको माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे एमसीक्यू है। ठीक है, ये आपका सेक्शन बी है। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? असत्य, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत दे रखा है, असत्य कथन पूछा है। ठीक है, तो असत्य कथन कौन सा है? देखिए, सोवियत अर्थव्यवस्था की यहाँ पे विशेषता बतानी है। तो सोवियत अर्थव्यवस्था समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, तो बिल्कुल ये तो भाई सही है ना। जनता को आर्थिक आज़ादी थी, अभी हम बात करते हैं। उसके अलावा हम अगर सी देखते हैं, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था, नियंत्रण था, ये भी बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तीनों तो सही है, लेकिन बी जो है वो गलत है, जनता को आर्थिक आज़ादी थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जनता को आर्थिक आज़ादी के सवाल पर हम बात करें तो वैसे तो वहाँ पे क्योंकि सरकार जो है वो निरंकुश कह सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का जो नियंत्रण था वो सरकार के हाथों में था। जो मतलब लोग अपने हिसाब से कोई फैसले नहीं ले सकते थे, सारा जो भी फैसले वगैरह लेने का हक था वो वहाँ की सरकार को था। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से ऑप्शन इसका बी सही होना चाहिए। बाकी आप लोगों को अगर लगता है कि कोई और आंसर होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये तीनों ऑप्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। बाकी आप भी बता सकते हैं इसका कोई और आंसर हो तो, लेकिन मेरे हिसाब से बी है। ठीक है, बी सही होगा इसका। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिका का रक्षा बजट कितने देशों के बराबर है? तो बहुत ही आसान, 12 देशों के बराबर। ठीक है, अरब स्प्रिंग की शुरुआत कब हुई? तो 2010 में। ठीक है, स्वतंत्र राज्यों का जो राष्ट्रकुल है यानी कि CIS है, इसका गठन कब हुआ? तो जाहिर सी बात है कि ये जो है वो सोवियत संघ के विघटन के बाद इसकी स्थापना हुई थी। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था, तो 1991 में इसकी स्थापना होगी। ठीक है, ये डेट हो गया आपका। 2005 में 10वां क्वेश्चन है, 2005 में यूरोपीय संघ की सकल घरेलू उत्पाद कितना था? तो 2005 में इसका जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP जो था वो 12,000 अरब डॉलर का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे रिक्त स्थान को भरना है। सार्क का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो पहला अधिवेशन आई थिंक 2007 में हुआ था इसका। ठीक है, आप एक बार डेट देख लेना, 2007 ही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1971 में पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बना जो क्या कहलाया? बांग्लादेश कहलाया, है ना। बांग्लादेश के रूप में अलग एक देश बन गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, 1989 में भारत ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी। ठीक है, 1989 में भारत ने शांति सेना भेजी, श्रीलंका में शांति सेना भेजी।
ठीक है। 1989 में भारत ने क्या की, शांति सेना भेजी थी, तो यहाँ पे शांति आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वैसे मैंने शायद डेट जो आपको बताया था शांति सेना का 1987 बता दिया इससे पहले, तो आप उसको सही कर लेना यार, गलतियाँ हो जाती है, ठीक है। तो 1987 आपको शायद मैंने बताया था, तो यहाँ पे 1989 दे रखा है, 1989 में भारत ने शांति सेना भेजी थी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो बहुत आसान क्वेश्चन, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है परंपरागत सुरक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व शक्ति संतुलन, यहाँ पे शक्ति आपका आंसर हो जाना था, ठीक है, शक्ति संतुलन है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो था वो शक्ति सही हो जाएगा। उसके बाद है इसी में अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि युद्ध की आशंका को रोकना डैश कहलाता है, यानी कि यहाँ पे अपरोध, ठीक है, अपरोध होगा, ठीक है, अपरोध आप यहाँ पे लिख सकते हो, सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 16वां, विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है, अब आगे के जो क्वेश्चन है यहाँ पे सही गलत आपको बताना था, ठीक है। 16 के बाद जो क्वेश्चन है, 16 और उससे बाद के जो क्वेश्चन है उसमें आपको सही गलत बताना है। तो विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है, बिल्कुल भाई उठानी पड़ती है, सही है ये, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है सितंबर 2002 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ, तो ये गलत है, ठीक है, 2001 में हुआ था, ये 2002 यहाँ पे दे रखा है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद है अगला, वैश्वीकरण हर अर्थ में सकारात्मक ही होता है, ये भी गलत है। वैश्वीकरण के सिर्फ सकारात्मक प्रभाव भी थोड़ी नहीं यार, इसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं, ठीक, तो ये आपका गलत था। अब देखते हैं हम 19वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, तो भाई बिल्कुल बहुआयामी अवधारणा है, यानी कि इसके बहुत सारे प्रभाव है, आर्थिक, राजनीतिक, है ना, सामाजिक प्रभाव है, इसीलिए इसको बहुआयामी अवधारणा बोलते हैं, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट से क्या समझते हैं। तो देखिए ये जो है एक भाषण का नाम है जो कि जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को दिया था संविधान सभा को संबोधित करते हुए, और इसका मतलब था कि हम जो लंबे समय से आज़ादी का जो इंतजार कर रहे थे ना, वो आज़ादी हमें मिल चुकी है, इसका मतलब ये होता है। उसके बाद है 21वां क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से हम किसे जानते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है, तो शॉक थेरेपी का मतलब था आघात पहुंचाकर उपचार करना। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, तो वहाँ के जो देश थे उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, तो उसको खड़ा करने के लिए शॉक थेरेपी की प्रक्रिया चलाई गई थी, ठीक है। और समाजवाद से पूंजीवाद की ओर क्या करना था, उनको संक्रमण करना था, मतलब समाजवाद से पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना था सोवियत संघ के देशों को, ठीक है। उसके बाद है सत्ता के नए केंद्र से क्या अभिप्राय है, सत्ता के नए केंद्र क्या होते हैं, तो सत्ता के नए केंद्र का मतलब है शक्ति का नया केंद्र, ऐसे देश जो कि क्या करेंगे, अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकते थे, ठीक है, तो उनको हम सत्ता के नए केंद्र के नाम से जानते हैं, जैसे कि यूरोपीय संघ है, आसियान है, ब्रिक्स है, ये सब सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभरे थे, ठीक। उसके बाद 24वां क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक्स की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बताइए। आर्थिक विकास करना आप बता सकते हैं, देशों के बीच में एकता की स्थापना करना, है ना, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25 था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 2 कार्य में आप लिख सकते हैं कि जो भी श्रमिक है ना, जो लेबर है, उनके अधिकारों की रक्षा करना, है ना, उनके सही वेतन दिलवाना, उचित वेतन दिलवाना, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। उसके बाद है संयुक्त, इसी में अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 2 उद्देश्य बताइए। युद्ध को रोकना सबसे मेन काम, है ना, देशों के बीच में एकता स्थापना करना, या फिर देशों के विकास में मदद करना, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं, बहुत सारे इसके उद्देश्य है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा टफ हो यार, सारे क्वेश्चन आसान थे। मैप देख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट वैसे मैप में थोड़ा फंस रहे थे। अब देखिए मैप में कोई खास कठिन मैप तो नहीं है, वैसे आसियान का मैप दे रखा है। आसियान का मैप वैसे बोर्ड में बहुत कम चांस है कि आसियान का मैप पूछा जाए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके हिसाब से आंसर देते हैं। वह देश जो 1967 में आसियान का एक संस्थापक देश था, ठीक है। तो इसको समझने, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले, उसके हिसाब से हम आंसर दे सकते हैं। वह देश जिसके टकराव को आसियान शैली के माध्यम से समाप्त किया, ठीक है। तो ये था कंबोडिया। अब कंबोडिया कहाँ पे है, लोकेशन देखते हैं हम। तो कंबोडिया है ये आपका, ए दे रखा है, देखो चीन यहाँ पे क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ये कंबोडिया है, ठीक है। और ये आंसर हमारा किसका है, दूसरे का है। तो आपको क्या करना है, यहाँ बॉक्स दे रखा है ना, तो बॉक्स में आपको क्या लिखना है,
यहाँ पे आपको लिखना है चिन्ह, प्रतीक चिन्ह जो भी है आपका, यानी कि मैप में ऑप्शन ए दे रखा है ना, तो यहाँ पे आपको फिल करते समय ऑप्शन ए दूसरे का ऑप्शन ए भरना है और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कंबोडिया लिख देना है। ठीक है, उसके बाद एक हो गया हमारा वह देश जिसके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये तीसरा जो है, तीसरे का आंसर होगा आपका मुक्त जो व्यापार समझौता वो सिंगापुर और थाईलैंड के साथ किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए थाईलैंड जो है वो म्यांमार के नीचे इस जगह पे है, यानी कि ये बी वाला जो है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरे का आंसर है, यानी कि यहाँ पे आपको जो प्रतीक चिन्ह अल्फ़ाबेट जो दिखाएंगे, आप क्या दिखाएंगे, बी दिखाएंगे। और यहाँ पे कौन सा देश है, तो थाईलैंड है, थाईलैंड आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तीसरे का। अब हम एक बार चौथा देख लेते हैं, वह देश जो 1967 के बाद आसियान का सदस्य बना था। तो यहाँ पे जो हमारा लोकेशन दे रखा है ना, ऑप्शन सी में आपको बता दूं, ये लाओस का दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन सी। एक मिनट, हाँ लाओस का है, ऑप्शन सी। ठीक है, एक बार आप लोग देख लेना आसियान का मैप, मैं आपको बता देता हूँ। जो ऑप्शन सी है वो आसियान का दे रखा है, आसियान कह रहा हूँ, आसियान का जो मतलब सदस्य देश जो कि 1967 के बाद आसियान का सदस्य बना था, तो वो लाओस यहाँ पे आप दिखाएंगे, यानी कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट जो है होगा वो आपका सी होगा और इसमें आप लाओस लिख देंगे। ठीक है, और आखिरी बच गया अब हमारा, जाहिर सी बात है। तो मैं आपको बता दूँ आखिरी जो है क्वेश्चन, वह देश जो 1967 में आसियान का एक संस्थापक देश था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है आपका डी, पहले का क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी में क्या बढ़ेंगे आप, यहाँ पे है आपका इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया के नीचे सिंगापुर, तो ये इंडोनेशिया यहाँ पे आपका पहले का जो सही उत्तर होगा वो इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैप करना था। अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन, समकालीन राजनीति में पर्यावरण की चिंता के किन्हीं दो कारणों को लिखिए। तो पर्यावरण की चिंता हमें क्यों करनी चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक तो भाई जो उपजाऊ भूमि है वो लगातार कम होता जा रहा है ना, इसके अलावा जैव विविधता की लगातार हानि होती जा रही है, ओजोन परत में छेद देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते थे। इसी में अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि टिकाऊ विकास क्या है, इसको कैसे लागू किया जा सकता है। तो देखो, टिकाऊ विकास का मतलब है कि हमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए क्या करना है, अपना विकास करना है। और इसको लागू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, बहुत सारे मतलब टिकाऊ विकास को हम लागू करने के लिए जागरूकता अभियान वगैरह चला सकते हैं, या फिर हम बहुत सारे सम्मेलन बुला सकते हैं, देशों को एकजुट कर सकते हैं, उनको बोले कि भाई मतलब सारे देशों को पर्यावरण की सुरक्षा की बराबर जिम्मेदारी वगैरह उठानी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम टिकाऊ विकास को क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट आप थोड़ा सा आपको लॉजिकल क्वेश्चन था, यहाँ पे आप अपने दिमाग अपने बुद्धि का यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, नियोजित विकास का क्या अर्थ है, नियोजित विकास में बॉम्बे प्लान की क्या भूमिका रही। तो नियोजित विकास का मतलब होता है कि अपने देश के पास जो संसाधन है ना, उसका इस तरीके से इस्तेमाल करना कि मतलब एक नियोजित तरीके से उस संसाधन का इस्तेमाल करना है। सिंपल शब्दों में मैं बता देता हूँ आपको, नियोजित विकास का मतलब है अपने देश के जो भी संसाधन है उसका नियोजित ढंग से इस्तेमाल करना और देश का विकास करना। ठीक है, अब बॉम्बे प्लान क्या था, तो बॉम्बे प्लान में आपको बता दूं 1948 का डेट आप बताएंगे, जब क्या हुआ, बॉम्बे में कुछ जो व्यापारी थे, व्यावसायिक समूह था, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने सरकार से अपील की कि अर्थव्यवस्था को क्या करे, सरकार अपने तरीके से चलाए। ठीक है, इसी को हम बॉम्बे प्लान कहते हैं। तो बॉम्बे प्लान के माध्यम से ये कहा गया था कि अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका अहम होनी चाहिए, सरकार को एक महत्वपूर्ण भूमिका अर्थव्यवस्था में निभानी चाहिए। ये हो गया आपका मैप का था ये तो। ठीक है, का हो गया, क्वेश्चन 27 तक हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, बाहरी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से क्या अभिप्राय है। तो बाहरी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में क्या है कि इसमें जो खतरा है वो कोई दूसरा देश होता है, दूसरे देश जो सैन्य हमले की धमकी दे और देश की रक्षा को कहीं ना कहीं खतरे में डाल दे, देश के ऊपर हमला करना चाहे हो, तो इसको हम बाहरी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा बोलते हैं।
और इसके किन्हीं 2 विकल्प की चर्चा कीजिए ना। मतलब कि अगर आपके पास कोई बाहरी खतरा मौजूद होगा ना तो आपके पास कई विकल्प हो सकते हैं। जैसे कि आप अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, शक्ति संतुलन को बढ़ावा दे सकते हैं। शक्ति संतुलन का मतलब है कि दूसरे देश के बराबर आप क्या करो, अपने पावर को बढ़ा लो, आप हथियार वगैरह दूसरे देश के, अपने दुश्मन देश के बराबर कर लो, है ना। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप गठबंधन बना सकते हैं। गठबंधन यानी कि बहुत सारे देशों को आप अपने पक्ष में कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपने विपक्षी देश को हरा सकते हैं या फिर उसको उस हमला करने से उसको रोक सकते हैं, ठीक है। गठबंधन हो सकता है या फिर अपरोध की नीति अपना सकते हैं आप, ठीक है। युद्ध को रोकने की पूरी नीति आप अपना सकते हैं। तो ये सारी पॉइंट्स में आप बता सकते हैं विकल्प में, ठीक है। उसके बाद है आतंकवाद क्या है, आतंकवाद के प्रयोग करने के विभिन्न साधन कौन से हैं। तो आतंकवाद वाला क्वेश्चन है। आतंकवाद का मतलब होता है राजनीतिक खून खराबा, है ना, जो कि ऐसे लोग होते हैं जो किसी राजनीतिक परिस्थिति से नाखुश होते हैं, जिनको कोई सरकार द्वारा बनाई गई नीतियाँ पसंद नहीं होती है, तो उसको बदलने के लिए वो क्या करते हैं, लोगों को, निर्दोष लोगों को मारते हैं, है ना, विमान हाईजैक कर लेते हैं या फिर जो भीड़ भाड़ वाले जगह वहाँ पे हमला वगैरह कर देते हैं। तो ये पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं। और आतंकवाद के प्रयोग करने के विभिन्न साधन कौन से हैं। आतंकवाद के प्रयोग करने के विभिन्न साधन में आप वही बता सकते हैं कि भाई जो रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ पे बम हमला कर दिया जाता है या फिर जो विमान हाईजैक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। 9/11 की घटना के बारे में भी आप इसमें चाहे तो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। देखिए, वैश्वीकरण के बारे में पूरी कहानी आप बता सकते थे कि 1991 से पहले भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर रखा था, यानी कि वैश्वीकरण की नीति को नहीं अपनाया था और इस कारण वो अपने ही देश में चीज़ों को बनाता था। मतलब कि जो आयात है उस पर प्रतिबंध लगा रखा था, ठीक है, ताकि हमारे देश के जो उद्योग है उनको उनको सुरक्षा प्रदान हो। और इससे मतलब हमारा देश जो था वो उसमें तो मतलब ये था कि हम दूसरे देशों से कोई भी प्रौद्योगिकी वगैरह का आयात नहीं करते थे, तो इससे हमें कहीं ना कहीं नुकसान होता था। हमने क्या किया, वैश्वीकरण को 1991 में अपनाया और हमने अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से खोल दिया। हमने दूसरे देशों से व्यापार करना स्टार्ट किया, व्यापार में वृद्धि हुई, है ना। बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ यहाँ पे आई, जिससे क्या हुआ, रोजगार के साधन मिले, है ना। जो भारत का जो FDI है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वो भी बढ़ा। तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें बता सकते थे। लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा 6 नंबर का था, 1-1.5 पेज आपको, 2 पेज आपको कम से कम लिखना था बना के, ठीक है। इसमें अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विविधता में किस प्रकार वृद्धि हो रही है, स्पष्ट कीजिए। तो वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव आपको इसमें बताने हैं कि वैश्वीकरण के कारण क्या होता है ना, कि जो मजबूत संस्कृति है वो कमजोर संस्कृति को कहीं ना कहीं खाती जा रही है, उसको मतलब उसको दबाती जा रही है। मजबूत संस्कृति कमजोर संस्कृति के ऊपर हावी हो रही है। जैसे कि हम पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव की हम बात करें, भारत जैसे विकासशील देश है या फिर जो दूसरे विकासशील देश है, वहाँ पे पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है ना। बर्गर, पिज़्ज़ा, है ना, ये सब कहाँ की खान पान है, या अमेरिका जैसे देशों की खान पान है जो कि भारत में आने लग रहा है। नीली जींस की हम बात करें तो नीली जींस का बहुत सारे लोग नीली जींस पहनने लग रहे हैं। तो ये सब क्या है, वैश्वीकरण के कारण ही हो पा रहा है ना। तो ये वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव में आप बता सकते हैं। वैश्वीकरण के कारण क्या होता है, सांस्कृतिक एकरूपता आ जाती है। मतलब कि जो पावरफुल संस्कृति है वो कमजोर संस्कृति के ऊपर उसका जो छाप है वो लगातार बढ़ता जाता है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको इसमें लिखने थे। आखिरी क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग आपको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद भारत में राज्य का गठन करना था, तो राज्यों के गठन के लिए जो आयोग बनाया गया था वो राज्य पुनर्गठन आयोग है। इसकी महत्वपूर्ण सिफारिश क्या थी, तो इसने ये कहा था कि भारत में जो राज्य का गठन होगा वहाँ पे बोली जाने वाली भाषा के आधार पे होगा, है ना। और इसने ये भी कहा था कि भाई मतलब इसका मेन काम था राज्यों का सीमा तय करना एक तरीके से। और इसके अलावा इसने जो अपना मतलब रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1956 के आसपास, ठीक है। तो उस समय भारत में कुल मिला के 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ठीक है। ये इसमें आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रमुख चुनौतियों में से एक चुनौती थी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना। इस चुनौती के संदर्भ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो भाई जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी भारत को एकजुट करके रखना। उस समय हमारा देश जो था 565 रजवाड़ों में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने विभाजन कर दिया और विभाजन के समय कह दिया कि भारत पाकिस्तान 2 भाग बन गए हैं, भारत का विभाजन हो चुका है। लेकिन जो रजवाड़े हैं वो किसी भी देश में शामिल हो सकते हैं या फिर अपना स्वतंत्र पहचान भी बना सकते थे। तो इससे क्या था कि भारत कई टुकड़ों में बंटने वाला था, लेकिन सरदार पटेल ने यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो अलग अलग राज्यों के राजाओं के मतलब अलग अलग जो रजवाड़े थे उनके राजाओं के पास गए, उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवाया, जो प्यार से साइन किए उनसे प्यार, और जो
नहीं माने, उनको बल से, जो ज़्यादा चतुर थे उनके साथ चालाकी से और इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर करवा के सभी रजवाड़ों को भारत में मिलाने का काम किया। इसीलिए इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिखने थे। देखिए यार, क्वेश्चन पेपर बहुत आसान बनाया गया था, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। एक बार कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं कैसा गया आप लोगों का एग्ज़ाम, और बाकी आगे की तैयारी के लिए रोशन सा स्टडी पॉइंट को यार सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं किया है तो। ठीक है, मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।